नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है डिकोड एग्जाम पर। छात्रों, जैसा कि सीरीज हमारी चल रही थी पूरी जनरल साइंस की, जिसमें कि आपको प्रथम बोध होती है, ये तीसरा जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लेक्चर 13 है सीक्वेंस में। ये क्रैश कोर्स जो हम लोग करवा रहे हैं अत्यंत उपयोगी है आपके आगामी जो आपके परीक्षाएं होने जा रही हैं 27 अक्टूबर को, खास तौर से देखते हुए। छात्रों, आपने जो पूर्व जो है कक्षाओं को किया होगा, क्लास पूरी अटेंड करा करें आप जैसे भी हो, ठीक है। और निश्चिंत रहिए और कोशिश ये करिए कि प्रॉपर आप देखेंगे तो चीज़ों को समझ में आएगा। कई बार लर्नर ये काम करते हैं, छात्र जो है वो थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद उनको समझ में नहीं आता, वो आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आप कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है छात्रों। और आपसे हम यही कहेंगे बार बार कि आप क्लास को थोड़ा सा पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। तभी चीज़ें समझ में आएंगी कि आगे जो है आपको पढ़ाना क्या चाह रहा है, एडुकेटर जो आपको बताना क्या चाह रहा है आपको, ठीक है। संबंधित शिक्षक आपको क्या अंदर कंटेंट है, हो सकता है बहुत ही अत्यंत उपयोगी चीज़ अंदर रह जाए और आप इसको स्किप कर जाएं। तो आप लोगों से एक उम्मीद रहेगी कि आप प्रॉपर जो है क्लास को अटेंड किया करिए, जो भी हमारी क्लासेस हैं। और ये सीरीज चलती रहेगी जनरल साइंस में, ठीक है। आपको बायोलॉजी भी रहेगी और फिजिक्स भी रहेगी और केमिस्ट्री भी रहेगी। तो जैसा कि छात्रों आज क्या है, हमने बायो के बाद जो है चेंज किया है 2 क्लास के बाद। अब आपके सामने आज देख रहे हैं जो आज हमारा टॉपिक है वो है गैसों तथा उनके अधिक अनुप्रयोग है, यानी कि आपके जो गैसेज हैं एंड उनके जो है यूजेस के बारे में। तो छात्रों देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री के अंदर एक क्या टॉपिक है ये गैसेस का, उसमें नेचुरल गैसेस करके आपको एक हेडिंग मिलेगी, प्राकृतिक गैसेस, ठीक है। अब प्राकृतिक गैसेस तो देखा जाए सभी हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कोई भी है, सभी क्या है, नेचुरल गैस है। कुछ गैसेस हैं जिनको लैब में क्रिएट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है आफ्टर ऑल रिएक्शंस के द्वारा, ठीक है, क्रिया के द्वारा बनाया जाता है उनको, प्रक्रिया से। अब छात्रों बात यह है कि ये सभी गैसेस को कराना, ठीक है, कोई खास जरूरत नहीं यहाँ पे कि हम इसे रिसर्च करना, हमें एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करना है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी गैसेस हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्री कम मेंस को देखते हुए दोनों जो आज आपको हम थोड़ा सा डिटेल में ये सारी चीजें देने जा रहे हैं, ये ताकि आपका आगे भी काम आए। तो उसमें हम आपको इनके यूजेस वगैरह भी, उनकी इंप्लीमेंटेशंस वगैरह भी, उनके फार्मूले वगैरह भी, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो नेचुरल गैसेस के अंदर अगर हम बात करें छात्रों, जो सबसे बड़ी एक समस्या जो है मंडरा रहा है, जो खतरा है हमारी पृथ्वी, हमारी धरा को, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुहिम चल रहा है, आप सबको पता होगा। उससे संबंधित एक जो है आपके सामने एक समस्या का है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग छात्रों, जिसको हम कहते हैं वैश्विक तापकरण। छात्रों आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी के अंदर भी, वैश्विक क्लाइमेट चेंज वगैरह भी आपने पढ़ा होगा कि वैश्विक तापकरण आखिर क्या है। छात्रों आप सब जानते हैं कि पृथ्वी का जो औसत जो है टेम्परेचर है, जो अर्थ का, हमारे जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ में विभिन्न प्रकार की परतों से कवर्ड है, उसका एन एवरेज टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। बढ़ने से समस्या क्या होगी, आप सबको पता है कि जो आइसबर्ग हैं, यानी जो ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, जो आप सुन रहे हैं अंटार्कटिका हो, आर्कटिक में हो, ज्यादातर वहां पर है, तो वो पिघलना शुरू कर रहे हैं छात्रों। जो पिघलेंगे तो क्या होगा कि फिर जो सी लेवल है, समुद्र का स्तर है, वो बढ़ेगा। जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के जो तटवर्ती जो इलाके हैं, उनमें क्या होगा, क्षेत्रों के अंदर पानी का जो लेवल बढ़ेगा, तो सबसे पहली चीज है हमारी कृषि प्रभावित होगी। छात्रों आप सबको पता है कि जमीन पर कुछ, पानी के अंदर कुछ ही एक ऐसी फसलें, उनको छोड़कर देखा जाए तो ज्यादातर फसलें भूमि पर, जमीन पर होती है। थोड़े कम मात्रा में, थोड़ा ज्यादा मात्रा में पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। लबालब पानी जब छात्रों भर जाएगा तो आपको अंदाजा है कि खेती नहीं कर पाएंगे। पानी हर वक्त आपके शहर में भरा हो तो चीजें सड़ने लगेंगी, स्पॉइल कर जाएंगी, निकासी नहीं होगी, तो अस्त व्यस्त जीवन हो जाएगा। ऐसे तमाम ऐसे देश हैं जो आपने सुना होगा कि वो विस्थापित कर रहे हैं, अब टापू खरीद कर रहे हैं, जो है लीज पर ले रहे हैं, किसी दूसरे देश के तरफ इशारा कर रहे हैं, अपनी ओर जाने का इशारा कर रहे हैं। छात्रों आपने फिजी का नाम सुना होगा, ठीक है, बोर्नियो का नाम, समोआ का नाम, बहुत सारे द्वीप हैं। फिजी के बारे में सुना होगा, मालदीव के बारे में सुना होगा, लक्षद्वीप के बारे में, कि बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि पानी में डूब सकते हैं। तो ये सारा खतरा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते है छात्रों। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है उस पर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी प्राकृतिक गैसेस हैं जिनकी वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान है छात्रों वो बढ़ रहा है। जैसे कि आपको साइंस में पढ़ा होगा कि जो सूर्य से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है वो रेडिएशन विकिरण के द्वारा आता है। विकिरण से क्या होता है छात्रों कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर है, यानी कि जो पार्थिविक, जो पृथ्वी का जो तापमान है हमारी अर्थ का, सरफेस का, वो बढ़ता है।
उससे कुछ विकिरण क्या होता है, वापस भी पुनः जो है हीट जो है वापस चला जाता है। वापस जब जाता है तो एक तरह से ट्रैप कर लिया जाता है, जाल में बंद कर लिया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से एक आवरण बनाने वाली कुछ गैसेस हैं जो जमा रहती हैं, जिसकी वजह से जो विकिरण है, जो हीट है, जो पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती है, वो नहीं निकल पाती वायुमंडल में पूरी तरह से, वो आकाश में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से इंटरनल जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो बढ़ने लगता है। तो छात्रों ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग। उससे रिलेटेड अब हमें यहाँ जानना है, कुछ ऐसी गैसेस हैं छात्रों यहाँ पे जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आज खास तौर से फोकस करेंगे। फिर हम लोग फोकस करेंगे ओजोन डिप्लेटिंग जो है या डिप्लेशन गैसेस हैं, जो कि ओजोन परत आप जानते हैं प्रोटेक्ट करती है, हम सबकी रक्षा करती है। उनसे संबंधित कौन कौन सी गैसेस हैं और कुछ और गैसेस उनके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो छात्रों सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यहाँ पे बता रहा है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापकरण जो है गैसें, हालांकि विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं। आप सबको पता है छात्रों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने छात्रों सुना होगा, ये बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, यानी पौधों के लिए। पादप जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आपको ये भी पता होगा छात्रों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होना अनिवार्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए समझ लीजिए प्राणदायक है, यानी कि जान देने वाले जीवन को देने के लिए उपयोगी, जिस प्रकार हमारे लिए ऑक्सीजन और जल की जरूरत है। तो छात्रों अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, बहुत सारी कार्यविधियां हैं। जैसे हम सांस को जो है जब छोड़ते हैं छात्रों, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कोई चीज स्पॉयल हो रही हो, कोई चीज सड़ रही हो, कोई चीज जला रहे हो, कोई औद्योगिक कारखाने हैं, कलखाने जो भी हैं छात्रों, उनसे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे बर्निंग हो, चाहे वो आपका कंबजन हो, कोई भी तरीका आपका दहन कराया जाए, तो उन सभी क्रियाओं से क्या निकलती हैं गैसेस, जनरली रिलीज होती हैं, जो पर्यावरण पर ठीक है उसका एक खराब जो है हम कह सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन उससे जुड़े प्रभावों को संबंधित, यहाँ पे जो बात कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े प्रभावों को संबोधित करने के लिए उनके उत्सर्जन को प्रबंधित करने और कम करने के प्रयास महत्वपूर्ण है। अब छात्रों बहुत सारी चीजें हैं, क्लास बड़ा लेंदी हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। जैसे आपने क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा आपने, ठीक है छात्रों, और आपने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा, रियो डी जेनेरो में आपने सुना होगा, जोहान्सबर्ग के अंदर सुना होगा। तमाम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल काफी ज्यादा आपने सुना होगा। ये सभी जो है एक तरह के भरसक प्रयास हैं और ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। कार्बन ट्रेड के बारे में आपने सुना होगा, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में आपने सुना होगा, कार्बन पदछाप जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आपने कार्बन ट्रेड के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में आपने सुना होगा, यूएनएफसीसी के बारे में सुना होगा। सब सारी चीजें छात्रों आपस में इंटरलिंक है। तो यहाँ पर हम उसी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उत्तरदायी हैं ये पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाने के लिए। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल है हमारे जो एटमॉस्फेयर, हमारे जो एयर का जो कॉम्बिनेशन है, यानी जो कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि जो संगठन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है छात्रों, प्राकृतिक गैस है, आप सबको पता है। नाइट्रोजन के बाद दूसरी गैस जो है वो है ऑक्सीजन, तकरीबन 21%। तीसरी गैस जो है छात्रों आर्गन है और चौथी गैस जो है वो लगभग हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी यानी कि चौथे नंबर पर आती है हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे वातावरण जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, यहां पे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला है CO2, सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड है। काफी ज्यादा छात्रों इससे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अगर ये देखिए इस तरह से लिखा है और अगर आप देखिए इस तरह से लिखा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों के लगभग अगर देखें तो बिल्कुल बराबर है, जरा सा इसमें फर्क है। मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के हैं वो CO2 में 2 हैं। इसका जो नेचर है छात्रों वो रंगहीन और गंधहीन गैस है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। आप जब आपने देखा CO2 को आप जब छोड़ते हैं, सांस को लेते हैं, जब सांस को छोड़ते हैं तो छात्रों उसमें देखा CO2 भी रहती है, वो आपको जनरली वहां पे गंधहीन रंगहीन है, न दिखाई पड़ती है, उसका कोई कलर नहीं, गंधहीन है। कहां से शुरुआत होती है इसकी, यानी कि इसका जो सोर्सेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे प्रभाव डाली छात्रों, शोषण है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन है, और मानवीय गतिविधियों से, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलाना। अब छात्रों जीवाश्म ईंधन क्या है, जिसको अंग्रेजी में नीचे यहाँ लिखा हुआ फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आप जानते ही छात्रों, जितना भी आप पृथ्वी के नीचे से जो आप देख रहे हैं कि निकल रहा है, चाहे वो गैसोलीन में पेट्रोल हो, डीजल हो, ठीक है छात्रों, और कैरोसिन हो, चाहे वो CNG हो, चाहे वो LPG हो, चाहे वो पेट्रोल हो छात्रों, वो सारा फॉसिल फ्यूल्स का ही रिजल्टेंट है, परिणाम है, जो कि आज हम लोग इसका दैनिक उपयोग में इस्तेमाल कर रहे हैं छात्रों। ठीक है, वनों की कटाई छात्रों आप जान रहे हैं, वनों की कटाई भी होगी तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। कारण क्या है, आपने सुना होगा छात्रों के पर्यावरण को बचाना है तो वन को बढ़ाना है, वन बढ़ाना। 1/3 भाग भूभाग पर अगर आपका वन नहीं है
तो यहाँ पर प्रकृति में इम्बैलेंस पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना है, एब्जॉर्ब कराना है या उसके संतुलन को बनाए रखना है, तो छात्रों आपको वृक्ष लगाने पड़ेंगे, ना कि काटने पड़ेंगे, द्वारा उत्पादित है। ये कुछ खास कारण हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे कि अगर हम देखें तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो इससे पैदा होती है। छात्रों अंग्रेजी वाला भी आपके सामने है, कुछ ऐसे जो छात्र हैं जिनका ये रिक्वेस्ट रहता है खासतौर से कि कंटेंट जो है बाइलिंगुअल हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों, आप इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है आपके सामने कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी है। छात्रों आप ये देखिएगा कि कई बार कोई चीजें का यूज और अब्यूज दोनों होता है। जैसे अगर अब हम लोग मान लें मोबाइल फोन है आपका, देखा हुआ काफी उपयोगी भी है और काफी ज्यादा आपका समय बर्बाद भी करता है छात्रों, दोनों चीजें हैं। इसी से लोग अच्छी बात को पहुंचा भी सकते हैं छात्रों, इसी से लोग जो है ठीक है क्राइम के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं छात्रों, है ना। यानी अगर आपसे कहा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट CO2 का इस्तेमाल भी यहाँ पे कह रहा है। कार्बोनेटेड वाटर छात्रों, अब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितने भी बेवरेज होते हैं वो कार्बोनेटेड वाटर, साफ साफ पीछे लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर या कार्बोनिक एसिड लिखा रहता है छात्रों। ड्राई आइस प्रोडक्शन, जो शुष्क बर्फ होती है उसका भी फार्मूला CO2 होता है। सो ड्राई आइस का फार्मूला भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। आपने देखा है कृत्रिम बारिश कराने में छात्रों, आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के अंदर, कृत्रिम मेघ बीजन के अंदर भी CO2 का इस्तेमाल बारंबार किया जाता है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। दूसरा आपने देखा छात्रों इसका इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा हम देख सकते हैं यहाँ पे फायर एक्सटिंग्यूजर में करते हैं, यानी कि जो ड्राई आइस है आग बुझाने में अग्निशामक के रूप में कर सकते हैं। एंड एज रेफ्रिजरेंट इन सर्टेन एप्लीकेशन, बहुत रेयर केस है जहां पर भी CO2 का इस्तेमाल भी हम लोग कूलिंग पर्पस के लिए किया जा सकता है। तो छात्रों एक बात और आपको समझ में आ जाए कि जो CO2 है छात्रों ने देखा होगा, ठीक है, इसका इस्तेमाल कार्बोनेटेड वाटर में किया जाता है कि हेनरी लॉ का इंप्लीमेंट कराते हैं, जहां पर कार्बोनिक एसिड बन जाता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जब क्रिया करा जाता है, प्रेशराइड में जो झाग पैदा होती है वो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो आपकी इसी कार्बन डाइऑक्साइड की भी रहती है। अक्सर आप देखेंगे छात्रों इसके जो स्रोत है वो यहाँ पे बता रहा है कि फॉसिल फ्यूल कंबसन से जब ईंधन दहन कराया जाता तब है, सीमेंट प्रोडक्शन के उत्पाद से निकलेगा, डिफॉरेस्टेशन वृक्ष को काटना, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है छात्रों। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है आपने देखा होगा काफी ज्यादा ये डेड डिकेइंग चीजों से तो निकलते ही निकलती छात्रों। हमने आपसे बताया था कि इसके जो चक्र में बनाए रखने में अब इसकी जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें पहली प्रियोरिटी जो आपकी रहनी चाहिए एग्जाम में अगर आ जाए तो फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा, जीवाश्म ईंधन और वन की कटाई यानी पेड़ों को काटना, एक तरफ पेड़ों की संख्या कम होना, दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल यानी कोयले का सबसे ज्यादा। अगर आप देखें बिजली उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो आपने NTPC का नाम सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा अपने भारत में देखा जाए तो कोयले के ऊपर निर्भर है। कोयला जो आपको पता है फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन, इसमें CO2 काफी ज्यादा चिमनियों के द्वारा निकलती है। भट्टे आप जानते होंगे छात्रों, जो भट्टे होते हैं उसमें भी कोयला इस्तेमाल होता है, ईंट के भट्टे निर्माण में, वहां भी CO2 काफी ज्यादा है। तो ये सभी बड़े कारक हैं जो कि देखा जाए अर्थ के अंदर इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं। एक तरह के अंदर देखा जाए तो पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी भी है, हमने बताया था कि प्राण देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 का होना बहुत जरूरी है। अगली जो हमारी गैस है, ठीक है, CO2 के बाद आपका जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, वैश्विक तापकरण गैस, जिसका नाम है छात्रों मीथेन। अब देखिए छात्रों मीथेन के कई सारे नाम है, 8 नाम है लगभग, अक्सर हम बताते रहते हैं कि 8 नाम आपको याद होने चाहिए। एक ऐसी गैस है जो छात्रों अगर आप देखा जाए इसका भी उपयोग भी है और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में एक चीज जुड़ी हुई वो मैं आपको बता रहे हैं। फार्मूला छात्रा इसका क्या है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्कोण फली होता है, आप देख सकते हैं। कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 4 होते हैं, CH4 बोलते हैं इसको, मीथेन, ठीक है। मीथेन के बारे में कह रहा है कि रंगहीन गंधहीन गैस है ये। जनरली कई बार होता है, लर्नर सोचते हैं, छात्र सोचते हैं कि सर ये जैसे LPG है, LPG के अंदर अगर हमने आपसे कहा कि भाई वो कलरलेस ऑर्डरलेस है, उसके अंदर कोई गंध नहीं है, वो रंगहीन भी, ना तो उसके अंदर कोई रंग है और ना ही कोई गंध है, तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो गलत बता रहे हैं क्योंकि LPG के अंदर गंध होती है। तो जनरली आपने जो गैसेस देखा है उसके अंदर गंध नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके संघटक होते हैं जो उसके साथ में रहते हैं छात्रों, वो क्या करते हैं अपना असर छोड़ते रहते हैं, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जनरली अगर हम बात करें इन प्योर फॉर्म, अगर शुद्ध फॉर्म में मिल जाए मीथेन, तो ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है, प्रकृति प्राकृतिक आर्द्रभूमि। अब 8 नामों में अगर इसका एक नाम है छात्रों वो है मार्श गैस। इसको क्या बोलते हैं, मार्श गैस। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं मार्श। मार्श का मतलब होता है नमी या दलदल या आर्द्र गैस। जहां पे भी आर्द्रता होगी, नमी होगी, चाहे वो खरपतवार सड़ रहा हो, चाहे वो पानी कहीं पर स्पॉयल हो रहा हो, सड़ रहा हो, आपने देखा है पानी जमा हो गया,
कुएं के अंदर अक्सर आपने देखा है कि वहां के अंदर काफी ज्यादा ये गैस फॉर्म हो जाती, क्योंकि वहां पे सारी कूड़ा कचरा सड़ रहा हो। कहीं पे भी आप देखिए चैम्बर के अंदर, गटर के अंदर आप देखेंगे तो मीथेन गैस काफी ज्यादा। कोयले की खान में विस्फोट होना, अक्सर आप सवाल आता है कि कोयले की खान में विस्फोट होना इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण है, क्योंकि काफी विस्फोटक गैस भी है और काफी ज्यादा ज्वलनशील गैस भी है, और काफी ज्यादा अगर देखें तो ये ज्वलनशील के साथ हमारे लिए हानिकारक भी है छात्रों। ठीक है, तो मीथेन गैस के साथ यही है कि बाय नेचुरल प्रोसेस वेटलैंड टर्माइट, यहाँ पे जो कह रहा है दलदली भूमि। अब ये छात्रों माइन गैस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, धान गैस के नाम से जानते हैं, पैडी गैस। धान के खेतों में अक्सर आपको ये मिल जाएगी मीथेन काफी ज्यादा में, क्योंकि वहां बैक्टीरिया होते हैं। गोबर गैस में भी देखा जाए तो छात्रों अगर आप बात करें तो काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आपको मीथेन मिल जाएगी। उसके साथ छात्रों अगर आपसे कहा जाए सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है छात्रों, सीएनजी या नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, उसका भी मुख्य कंस्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, मीथेन है छात्रों। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो छात्रों ने आपसे बताया कि पैडी गैस, धान गैस, फील्ड गैस भी इसी को कहते हैं। इसी को छात्रों ग्लोबल वार्मिंग गैस भी बोलते हैं, इसी को छात्रों ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, मार्श गैस इसका सबसे फेमस नाम है। काफी ज्यादा ये खतरनाक गैस है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं में, आर्द्र भूमि में मिल जाएगा और मानवीय गतिविधियों से कृषि जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण द्वारा। गोबर गैस ये फेमस नाम है, ये भी याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर सवाल किस तरह के आएंगे, पहले आप कंटेंट तो आप तैयार करें, क्वेश्चन आंसर आपको बराबर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी बहुत जल्द आपको भी क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जितने भी आपको जनरल साइंस के जिन जिन एग्जाम के क्वेश्चन थे सभी आपको प्रैक्टिस हम कराएंगे, उससे भी आप जुड़े रहिएगा। यहां पर क्या है कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक गैस है जिसे सामान्यतः हम ग्लोबल वार्मिंग गैस बोलते हैं, या कभी गोबर गैस पूछ लिया जाएगा, या कभी आपसे पूछा जाएगा सीएनजी के अंदर मेन गैस कौन सी होती है, ये पूछा जाएगा। धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपसे पूछा जाएगा। नेचर वगैरह पे ज्यादा आप ध्यान न दें, लेकिन फार्मूला जरूर छात्र याद रखेगा और इनका क्या बड़ा इंपैक्ट है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान है। अगला छात्र उपयोग, हीटिंग, बिजली उत्पादन और रासायनिक उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में प्राकृतिक जो है गैस के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब छात्रों हमने बताया जैसे सीएनजी, चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल में भी आपने देखा होगा, व्हीकल में यूज की जा रही काफी ज्यादा, उसको कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है छात्रों, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इनका प्रभाव क्या, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता 100 साल की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना छात्रों अधिक है। आप समझ लीजिएगा, कमजोर मत समझिएगा। CO2 के बाद अगर हम बात करें तो मीथेन भी काफी ज्यादा हानिकारक है, हमें पर्यावरण को प्रदूषित करने में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। आसानी से क्रियाओं, मानवीय क्रियाओं के द्वारा ये आपको मिल जाएगी। स्रोत में पशुधन, पाचन, हमने आपसे बताया था कि मल मूत्र के अंदर, गोबर के अंदर, और आपने देखा होगा टीवर के सेफ्टी टैंक के अंदर ये मिल जाएगी। लैंडफिल, प्राकृतिक गैस रिसाव, ये सारी चीजें इससे संबंधित लगभग जुड़ी हुई हैं। अगला है छात्रों नाइट्रस ऑक्साइड, इनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अक्सर एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये लाफिंग गैस ये नहीं कि आपको जो है गुदगुदी होने लगती हो या आप उससे ठाका लगाने लगते हो छात्रों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका इस्तेमाल वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बेहोशी देने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको N2O बोलते हैं। देखिए, एक NO2 है, एक N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं N2O। ये भी क्या है, अपना पार्टिसिपेंट गैस है। ये भी एक तरीके सहयोगी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रगति, हल्की मीठी गंध वाली एक रंगहीन गैस है, कलरलेस जरूर है लेकिन इसमें थोड़ा सा गंध है, हल्की मीठी रंग की। ठीक है, मीठी गंध। प्राकृतिक मिट्टी, पानी के बैक्टीरिया और मानवीय गतिविधियों, कृषि औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होती है। छात्रों, नाइट्रस ऑक्साइड आपको मिल जाएगी कहाँ, खेतों में, क्योंकि आपने एक नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा शायद, उसमें नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। यानी कि जो प्रकृति में, एक हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में तमाम तरह की गैसेस का एक चक्र चलता है, जैसे कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र के अंदर प्लांट्स क्या है, मेनली उनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते रहते हैं, तो वे एक बनाते रहते हैं वो भी, और मानवीय क्रियाओं के अंदर भी इनको तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एक तरह से उत्तरदायी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको पता ही है छात्रों, उपयोग दंत चिकित्सा और सर्जरी में, संवेदनाहारी और खाद्य उत्पादों जैसे व्हिप्ड क्रीम में एक प्रदोड़क के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं।
एनेस्थेटिक के अंदर डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी, हमने आपसे क्या बताया छात्रों, वही कि इसको एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं बेहोशी देने के। एंड एज द प्रोपेलेंट इन द फूड प्रोडक्ट, एग्जाम्पल विप्ड क्रीम, ठीक है, आपने देखा है झाग के साथ जो क्रीम निकलती है, ठीक है। पोटेंट ग्रीन हाउस गैस विद द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अप्रॉक्सिमेटली 298 टाइम्स ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर द 100 ईयर पीरियड। 100 साल के अंदर देखा जाए तो लगभग ये 100 अगर देखें तो 298 गुना ज्यादा, ठीक है, अपनी प्रबलता को बनाए रखने में आज भी मजबूत है ये नाइट्रस ऑक्साइड। शायद ही हम लोग ने कभी नाम सुना, हम लोग तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को सुनते हैं, जनरली मीथेन का नाम सुनते हैं छात्रों, कहीं कहीं पे अमोनिया का नाम आता है, लेकिन इनसे भी आपको जो है दूर नहीं जाना है, उनको याद करते चलना है। हमने आपको इसलिए बता रहे हैं छात्रों, ये जो गैसेज आज बता रहे हैं वो मुद्दा 3 है, ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक है, आपको बताना है। दूसरा ग्रीन हाउस के बाद आपको ओजोन डिप्लेशन गैस, जो कि ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस, और एक लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। अगला क्या कहता है, स्रोत कृषि गतिविधियां, सभी लोग जानते हैं, उर्वरक उपयोग, जीवाश्म ईंधन दहन और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं। देखिए जो इनके सोर्सेज हैं छात्रों वो लगभग कॉमन, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है आपके सामने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि CFC जो है वो ओजोन डिप्लेशन के अंदर भी काम कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी छात्रों। अक्सर होता है, कई बार लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब सवाल आता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग एक अलग चीज है और छात्रों ओजोन परत का रिक्तीकरण, ओजोन परत की थिकनेस का कम होना, डिप्लेट करना, डिप्लेशन की बात अगर हम करें तो उसके लिए जिम्मेदार गैसेस कुछ अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी गैसेज हैं जो ओजोन को भी कम करती हैं, ओजोन की कंसंट्रेशंस को कम करती हैं गैस की, और छात्र बात अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में भी वो उत्तरदायी हैं। तो जैसे बात करता है CFC, आप लोग खूब सुनते आ रहे हैं छात्रों CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है छात्रों, ठीक है, CCl2F2, यहां पर आपको मिल जाएगा CCl2F2, यहां पे लिखा हुआ है डाइफ्लोरोमीथेन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है छात्रों कि भाई CCl2F2 क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा छात्रों। इसको जनरली हम क्या कहते हैं, हम CFC कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह सकते हैं। अब छात्रों इनको कई नामों से जाना जाता है। जनरली आप अगर अपने पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा, आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से कि आवर्त सारणी में आपको 17 नंबर का जो वर्ग है यानी ग्रुप है उसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा हेलोन्स गैसेस मिलेंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, इस तरह की गैसेस वगैरह आपको सब यहाँ पे सारे मिलेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो भी बोलते हैं क्योंकि क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और इसमें कार्बन भी है, जिसे हम कार्बन एक है तो इसलिए हम लोग मीथेन नाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कहता है नेचर इनका, सिंथेटिक, यौगिक, रंगहीन, गंधहीन, गैर ज्वलनशील है, ठीक है। ये जो आपका जो गैस है इसमें ज्वलनशीलता नहीं है, आग नहीं लगती, यानी विस्फोट वगैरह ये नहीं करता है छात्रों, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेंट में करते हैं यानी कूलिंग के लिए, कूलिंग पर्पस। आपने फ्रियोन का नाम सुना होगा छात्रों, फ्रियोन गैस का इस्तेमाल AC और रेफ्रिजरेटर में हम लोग करते थे। प्रदोड़क और विलायक के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। प्रोपेलेंट छात्रों, जो प्रोपेलेंट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा छात्रों, जैसे जो इंजन वगैरह होते हैं, फ्यूल पंप होते हैं, बूस्टर इंजन जो बनाए जाते हैं उसके अंदर भी प्रोपेलेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं छात्रों। उसको बोलते हैं CFC, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा ये जिम्मेदार है किसके लिए, ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए। जो ओजोन गैस है उसको ये तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर लेती है। अब गवर्नमेंट क्या है छात्रों, इसके ऊपर जो है भरसक प्रयास कर रही है। चरणबद्ध तरीके से अगर हम बात करें तो इनके जो है प्रोडक्शन पर रोक लगाई जा रही है। भारत भी जो है एग्रीमेंट को फॉलो करता है, जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटी है, ठीक है छात्रों, से वियना कन्वेंशन ट्रीटी सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें यह बात करी गई कि भाई इसके अंदर कमी लाई जाए क्योंकि इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा जाए जिससे कि हम जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी को खतरे में नहीं डाल सकते। तो छात्रों अब इसके अल्टरनेटिव जो है ढूंढे जा चुके हैं मार्केट में। जैसे अब जब आप जाएंगे तो रेफ्रिजरेटर और AC के अंदर जो गैसेस भरी जा रही है वो R32 के नाम से है, R502 के बारे में आपने सुना होगा, R507 के बारे में सुना होगा, ठीक है छात्रों। आपने ब्यूटेन के बारे में सुना होगा, पेंटेन के बारे में सुना होगा। अब इस तरह की गैसेस का इस्तेमाल किया जा रहा, अब इनका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया। उपयोग प्रशीतन के अंदर, रेफ्रिजरेशन यानी कूलिंग के अंदर, एयर कंडीशनिंग, ठीक है, यहाँ पे एरोसॉल के रूप में, प्रोपेलेंट्स एंड इन द फॉर्म ब्लोइंग एजेंट। जैसे फॉर्म ब्लो का मतलब आपने जो स्प्रे वगैरह देखा है, जो जीलेट वगैरह जो फॉर्म आता है उसके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है छात्रों। इम्पैक्ट क्या है इनका,
उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली शक्ति है इसके अंदर काफी ज्यादा छात्रों। दूसरा ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण होता है, ये यहां पर आपको मिल गया है छात्रों। ये वाली जो लेयर हम बता रहे थे, ये वाली लाइन बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। ओजोन परत का क्षरण भी करता है, यानी कि ये वो जिम्मेदार गैस है जो ओजोन को ज्यादा नुकसान करती है बनिस्बत की विद कंपेरिजन अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की। तो छात्रों ये थी CFC, इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, जिसके अंदर गैस का नाम फ्रियोन है, जिसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर और AC के अंदर कूलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। स्रोत पुराने प्रशीतन और एयर कंडीशनर उपकरण, औद्योगिक सॉल्वेंट्स और फोम उत्पादन से उत्सर्जन, ये वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ये इनके स्रोत हैं और सोर्सेज वगैरह हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें छात्रों तो HFC, अब यहाँ पे CFC था, ये आ गया है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC का अल्टरनेटिव आ गया है HFC। अब जो चल रहा है अभी इसके अंदर विभिन्न उदाहरण के लिए अगर हम बात करें CH2FCF3, इनका फार्मूला है, शायद ये फार्मूला आपसे कभी पूछा जाए, जनरली आपका पूछा जाएगा CCl2F2 वाला, वो आया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सिंथेटिक कंपाउंड्स कलरलेस ऑर्डरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी ये अज्वलनशील गैस है, इसमें आग नहीं पकड़ती है, रंगहीन है, गंधहीन है और सिंथेटिक टाइप का जो है एक यौगिक है ये। प्रशीतन एयर कंडीशनिंग में CFC के प्रतिस्थापन, अब देख लीजिए ये लाइन आपको याद रखना है भाई, अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं हम लोग। यहां पे आप देख सकते हैं ये यूज्ड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ CFC। अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा नाउ ए डे, अगर आपसे पूछे वर्तमान में, अगर आपसे पूछा जाए कि CFC का अल्टरनेटिव मार्केट में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन जैसी समस्याओं से बचे रहें, तो छात्रों आप तुरंत कहेंगे भाई CFC की जगह HFC आ चुका है। क्या है ये? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और वो क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जरा सा फर्क होगा, C की जगह क्लोरो की जगह हाइड्रो लगा देंगे, ये उतना ज्यादा विनाशक और खतरनाक नहीं जितना ज्यादा CFC था, इसलिए छात्रों इसको याद रखिएगा, इसका नाम था HCFC। नेक्स्ट वन देखा जाए उपयोग क्या, प्रशीतन वही है आपका कंडीशनिंग का काम, एरोसॉल फॉर्म ब्लोइंग एजेंट में, उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज, लेकिन ओजोन परत को खराब नहीं करती। अब ये देखिए छात्रों, ये जो आपको लास्ट वाला जो लाइन दिख रहा है, इससे इस बात का आपका देखिए, बट डू नॉट डिप्लेट द ओजोन लेयर, यानी CFC कई लाख गुना जो है इस पर प्रभाव छोड़ रही थी ओजोन परत के लिए। ग्लोबल वार्मिंग तो करेगी, लेकिन ओजोन परत के लिए अगर हम बात करें तो CFC ज्यादा खतरनाक है। लेकिन क्यों अल्टरनेट इसको मार्केट में बनाया गया रेफ्रिजरेटर और कूलर के अंदर, हमने आपसे बताया कूलिंग पर्पस के लिए, शीतन के रूप में, कि बट डू नॉट डिप्लेट द ओजोन लेयर, ये फर्क है। कभी आपसे दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFC एंड HCFC, तो आप बता सकते हैं कि ये ओजोन परत को नुकसान नहीं करती, वो नुकसान करती, ये भी कूलिंग करती, वो भी कूलिंग करती। हाँ, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती, यानी कि ये पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाने में मदद करती है। हमने आपसे बताया कि अर्थ का एन एवरेज टेम्परेचर इससे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए उतनी खतरनाक नहीं है, इसलिए हम लोग CFC का अल्टरनेटिव इसको मान सकते हैं छात्रों। अगला है स्रोत, प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एरोसॉल उत्पादन, सभी चीजें अभी आप पढ़ चुके हैं कि जहां ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला छात्रों इसका नाम है PFC, पर फ्लोरोकार्बन। एक था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक का नाम था हाइड्रो, ठीक है, फ्लोरोकार्बन, एक का नाम आ गया पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, HFC और PFC। अब ये तीसरा जो आपको आ रहा है, इसमें भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है छात्रों। विभिन्न उदाहरण के लिए CF4 टेट्राफ्लोरो, टेट्रा का मतलब होता है 4, ट्राई का मतलब है 3, ये आप सब बचपन से जान रहे होंगे, अच्छे से सुन रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ पहुंचे होंगे आपने, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नैनो सब पढ़ लिया, ठीक है। 4 है तो टेट्रा। फ्लोरो का मतलब होता है कार्बन, सॉरी फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन है। मीथेन का मतलब होता है 1 कार्बन, इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन जब हो, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, पेंटेन का मतलब 5 है, हेक्सेन का मतलब 6 है, ठीक है, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, ऑक्टेन का मतलब 8 है, नोनेन का मतलब 9 है, डेकेन का मतलब 10 कार्बन। छात्रों ये सीरीज है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मीथेन नाम मिथ जब आएगा इसका मतलब 1 कार्बन है, इथ का मतलब आएगा जब 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 1 है इसलिए हम लोग इसको मीथेन कहेंगे। मिथ जैसा नाम आएगा। टेट्रा का मतलब का फ्लोरीन 4 मॉलिक्यूल है, इसलिए टेट्रा फ्लोरो कह सकते हैं हम लोग, और मीथेन कह सकते हैं। सिंथेटिक यौगिक है ये भी, ठीक है, यानी प्राकृतिक नहीं, एक तरीके से देखा जाए रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील। इसकी खूबी है कि ना तो इसमें आग पकड़ेगी, ना इन्फ्लेमेबल है ये, ठीक है, ना रंगहीन है ना गंधहीन। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है छात्रों, ठीक है, यह किया जा सकता है,
ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा। हमने आपसे बताया R32 है, R507 है, R502 है छात्रों, इस तरह की गैसेज। ठीक, ब्यूटेन और जो है आपसे बताया था ब्यूटेन का और पेंटेन का इस्तेमाल ज्यादातर किया जा रहा है। जो आपने बड़े बड़े फ्रीजर देखे होंगे अक्सर जो है दुकानों के बाहर लगे रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसके अंदर रखी जाती है, उसमें ब्यूटेन और पेंटेन नाम की गैसेस का इस्तेमाल भी हम लोग वहां पे कूलिंग पर्पस में करते हैं छात्रों। अगला आपसे कह रहा है उपयोग में सेमीकंडक्टर विनिर्माण छात्रों। सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक होते हैं, जैसे चिप वगैरह आपने देखा, इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप बोलते हैं। जैसे आपने सिलिकॉन और जो है जर्मेनियम का सुना होगा, अक्सर ट्रांजिस्टर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी सर्किट बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण, रेफ्रिजरेंट और विशेष चिकित्सा अनुप्रयोगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। पीएफसी का, पी का मतलब पर फ्लोरोकार्बन छात्रों, पर फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों को ध्यान दीजिएगा, ये काफी कंफ्यूजिंग है। अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, लंबे वायुमंडलीय जीवन काल वाली अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों में ये शामिल है, यानी काफी समय तक ये पर्यावरण में बनी रहने वाली गैस है। उच्च क्षमता है इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की, ना कि ओजोन परत को विनाश करने के लिए। ध्यान दीजिएगा छात्रों, यहाँ पे कंफ्यूजन में ना रहिएगा। अलग अलग स्रोत आपको पता है छात्रों, इमिशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। आपने ई कचरा सुना होगा छात्रों, ई कचरा, ई कचरा को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं विकराल रूप से धारण हो रही हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, सेल फोन हो, पेन टैब हो, आपको लैपटॉप हो, इस सारे के सारे जो डैमेज होते हैं आपको पता है कि बड़ा ही चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इनका दहन कराना, इनका कंबजन कराना, इनका निस्तारण करना ताकि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए छात्रों, एक बड़ी चुनौती। ई कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है। रिसाइकलिंग का कैसे इस पे किया जाए, क्योंकि इससे हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जैसे भी आपने पढ़ा पीएफसी वगैरह। ठीक है, एल्युमिनियम प्रोडक्शन एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर भी इनका इमिशन होता है, यानी इससे ये उत्सर्जित होती रहती हैं छात्रों। नेक्स्ट अगला आपके सामने है छात्रों, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। हेक्सा का मतलब होता है 6, सल्फर आप जानते हैं इसका सिंबल S होता है, फ्लोराइड का मतलब आप F होता है, यानी 6 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल है, अणु है, और एक सल्फर का है, तो फार्मूला बना SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। छात्रों ये भी ग्लोबल वार्मिंग में भी जिम्मेदार है, वैश्विक तापकरण में, और ओजोन परत के रिक्तीकरण में भी ये भी काफी ज्यादा सहयोगी है। कहता सिंथेटिक यौगिक है ये, रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील। विद्युत उपकरणों में अगर हम बात करें, इंसुलेशन गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है छात्रों। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो करते हैं भाई, यूज्ड एज इंसुलेटिंग, ठीक है, गैस इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो है इंसुलेशन का मतलब होता है कि एक जगह से करंट दूसरी जगह ना जा पाए। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है आचालक, जो विद्युत का चालन बिल्कुल ना करने दे। इंसुलेट करना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसमें कि आप पकड़ लेते हैं, उसमें आपको करंट वगैरह नहीं मारता है। ज्यादा कुछ तार ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपने देखा होगा कि आप लगेगा कि बिल्कुल इसमें करंट होगा, लेकिन आप पकड़ेंगे तो करंट नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो कोटिंग के नीचे जाएंगे तो आपको करंट मिलेगा। तो इंसुलेशन के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल, उनको जो इंसुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है छात्रों। इसका उपयोग आपके सामने है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होते हैं, रिसर्च एज सर्किट ब्रेकर एंड स्विच गियर। जैसे कि आपने एमसीबी के बारे में सुना होगा छात्रों, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि एक अल्टरनेटिव है फ्यूज वायर का। फ्यूज तार आपने देखा होगा, फ्यूज वायर जो होता था आप बनाते हैं, है ना, उसको लगाना पड़ता है जब आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन एमसीबी जो होता है छात्रों, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना पड़ता, और स्विच गियर जो होते हैं उसके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। 100 साल की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 23,500 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। छात्रों आप तो ऐसी रेंडमली पढ़ लेते होंगे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड, CFC, HFC, लेकिन आज हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाया है डिटेल में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सी गैस है और इनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, इनके फार्मूले क्या हैं और ये क्या क्या प्रभाव छोड़ती है और इनके सोर्सेज क्या हैं। अगर आप इस तरह से जान जाएंगे, एक बार रीड कर लेंगे, तो प्री कम मीन्स आपको कहीं भी काम आएगा, यानी दोनों तरह से आपके साथ जो है काम करेगा। नेक्स्ट आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, इमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मैग्नीशियम प्रोडक्शन। छात्रों प्रोडक्शन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है छात्रों जो आप देख सकते हैं, ओजोन। अब आप सोचेंगे कि सर तो ओजोन तो खुद एक गैस है, ठीक है, उसकी परत पाई जाती है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारी हार्मफुल यूवी रेज जो होती हैं, पराबैंगनी किरणों को जो है से रक्षा करने का काम है। तो ये कैसे आ गई, ग्लोबल वार्मिंग गैस बन गई। तो छात्रों हमने आपसे बताया था कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है गैसों का जमावड़ा है,
ठीक है, जो एक कंसंट्रेशन से जिसकी वजह से ट्रैपिंग हो जाती है, जो हीट है अर्थ की जो है निकल कर बाहर नहीं जा पाती ऊष्मा, जिससे कि इन गैसेस की वजह से पृथ्वी का तापमान अंतरिक्ष बढ़ जाता है। तो ओजोन भी वही काम करती है जो कि CO2 काम करती है। ओजोन का फार्मूला है O3। काम तो इसका यही कि ये हमारी यूवी रेस से, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन विशिष्ट तीखी गंध वाली नीली गैस है। विशिष्ट तीखी गंध, बड़ी तेज इसके अंदर स्मेल होती है, डिस्टिंक्टिव शार्प ऑर्डर होगा, ठीक है, नीली गैस है। फार्मूला O3। 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन के। पृथ्वी के समताप मंडल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ठीक है, ताप मंडल, जिस तरह के आपके मंडल आपने पढ़े होंगे, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है छात्रों। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने है। तो समताप मंडल जो कि हमने आपको बताया भी लगभग के 810 किलोमीटर से लेके 40-50 किलोमीटर तक की उसकी लिमिट है, वहां पर इसका कंसंट्रेशन होता है। सूर्य से जो आने वाली प्रकाश, जो यूवी रेस है उनमें ट्रैप फंस जाती हैं। आगे कह रहा पृथ्वी के समताप मंडल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश और प्रदूषकों से जुड़ी फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है छात्रों, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, फोटो सनलाइट्स एंड पोल्यूटेंट्स की वजह से। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन से प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, आपने पोल्यूशन वाला का टॉपिक पढ़ा तो उसमें पढ़ा होगा आपने, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो होता है उसी के अंदर ये अंतर्गत आते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब जो है सनलाइट का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि ये गैसेस रिएक्शंस के बाद बनती हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु आपको मिल जाएंगे छात्रों, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सनलाइट एंड पोल्यूटेंट। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जल शुद्धिकरण, वायु कीटाणुनाशक और औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोग करते हैं। क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग में योगदान करती है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाती है। समताप हानिकारक, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हानिकारक यूवी विकिरण को ये रोकती है। अब इसमें रिक्तीकरण हो गया, आप सबको पता ही है कि ऐसा रिक्तीकरण कहाँ, अंटार्कटिका और आर्कटिक पर। आपने पढ़ा होगा मीलों दूर क्या हुआ कि जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, उसमें कमी आई। तो वहां पे एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पे ज्यादा लोग है ही नहीं, वहां पे आपको देखिए जनसंख्या नहीं है, और ठीक है, वहां आपको पता है पॉपुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से खतरा कम है। अगर ये इक्वेटर पर पड़ जाए जहां सबसे ज्यादा संकेंद्रण है जनसंख्या के लोगों का छात्रों, तो काफी ज्यादा बड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है। यूवी रेज आपको स्किन कैंसर कर सकती है लॉन्ग टर्म के एक्सपोजर पर, जिससे कि आपकी रक्षा करने वाला ओजोन परत है, इसी के अंदर कमी आई। कमी क्यों आई छात्रों, भी हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे ज्यादा, फिर नेक्स्ट पता चलेगा कि हम लोग की कौन कौन सी गैसेज हैं जो कि ओजोन परत को डिस्ट्रॉय कर रही है, यानी कि नष्ट कर रही हैं। वाहनों, औद्योगिक सुविधाओं और रासायनिक विलायकों के द्वारा ये उत्सर्जित होती है छात्रों। यहाँ तक कि एसी के अंदर भी जो है होता है छात्रों, जो आउटडोर होता है वहां भी ओजोन गैस काफी ज्यादा जो है ओजोनाइजर के तरीके से बनता है, जिससे कि वो बन के तैयार होती है छात्रों ना। या आपके बाल वगैरह को भी अगर आप ओजोन गैस के संपर्क में रहेंगे तो आपके बाल वगैरह भी सफेद हो सकते हैं इसमें, ठीक है, यानी ग्रेइंग होने लगेगी। अब आगे अगला है ओजोन परत क्षयकारी गैसें, ओजोन लेयर डिप्लेशन गैसेज। पहला टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब छात्रों जो पहला टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं ओरली। देखिए यहाँ पे काफी चीजें लिख दिया, अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं, लर्नर होते हैं, कुछ को नोट्स बहुत पसंद है, कुछ को क्लास पसंद नहीं, कुछ को क्लास पसंद है, नोट्स से कोई मतलब नहीं, वो समझना चाहते हैं। देखिए जो समझा हुआ होता है वो हमेशा काम आता है, रटा हुआ छात्रों कभी भी काम नहीं करता है, हम आपको बता दें। अब आप बड़े हो गए हैं, बचपन में नहीं जी रहे हैं, कोशिश करिए कि चीजों को लिख के, मेमोराइज करके, याद करके, मरण करके, स्मरण करके लिखने की कोशिश करिएगा, स्मरण करके, ठीक है। यहां पर अभी क्या है, छात्र अक्सर करते हैं कि भाई हमको दीजिए, भाई मैं रट डालता हूं। रटने वाला काम नहीं, क्योंकि आप बड़े हो गए, अब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं। आप अगर रट्टू तोता बनेंगे तो छात्रों आपके इंटरव्यू में भी समस्या आएगी, आगे चलकर डिसीजन लेने में भी आप बड़ा गंभीर दोष आपके ऊपर आ सकता है। कारण क्या, हमने आपसे बताया कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर, वो इंटेलेक्चुअल पावर होती है, आपकी खुद की पावर होती है छात्रों, ठीक है। इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके द्वारा डेवलप किया जा सकता है छात्रों। तो हम आपको बता दें कि कभी रटना नहीं। क्लास हमने आपसे बताया, हमने आपको काफी कंटेंट दे दिया, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि कई चीजों को आपने जो है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में पढ़ा होगा और अपने ज्योग्राफी में, जैसे आपने पढ़ा होगा छात्रों की आप पृथ्वी को धरा को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल काफी ज्यादा फेमस है। क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, लेकिन आपने पता है कि अमेरिका ने उसमें कभी भी सिग्नेचर नहीं करी, ठीक है। चरणबद्ध तरीके से उसको लागू किया गया था 2012-2007 के अंदर छात्रों उसको बनाया गया, बनाने के बाद 2012 से जो है समाप्त भी हो गया, 2005 से लागू हुआ, 2012 दिसंबर में वो खत्म हो गया। हाँ, आपको पता होगा कुछ उसमें जो डेवलप कंट्री थी उसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई हम बाध्यकारी समझौता है छात्रों। उसमें यह कहा गया था कि चरणबद्ध तरीके से लोग अपने यहाँ कार्बन इमिशन को कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के ऊपर
निर्भरता कम करेंगे। आगे चलकर आपको पता होगा छात्रों, एक 5 जून पर्यावरण दिवस है, इसी के संदर्भ में छात्रों, ठीक है। 1972 में भी आपने पढ़ा होगा छात्रों की एक जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। उसी तब से आपको 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको सवाल पता होगा। फिर आगे 1973 में पहली बार 5 जो है जून को सेलिब्रेट किया गया, तब से लगातार ये 5 जून मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन छात्रों, ठीक है। UNEP एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिसे बोलते हैं। नैरोबी में इसका शायद देख लीजिएगा आप, जहां भी केन्या या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, जिसका काम है पर्यावरण पर पूरा नियंत्रण रखना, रिपोर्ट तैयार करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है अपनी रिपोर्ट द्वारा बताना, ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं। और छात्रों अगर हम लोग देखा जाए, फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन मनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद रियो डी जेनेरो मनाया गया, फिर जोहान्सबर्ग अफ्रीका के अंदर, ठीक है, एक है सम्मेलन किए गए लगातार। रियो 20 के बारे में आपने सुना होगा, 2002 के अंदर 1999 के बाद मनाया गया। तो इस तरह से छात्रों ये जो जुड़े हुए हैं वो आपके ग्लोबल वार्मिंग से। आगे जो हम आ रहा है ओजोन परत छात्रों, ओजोन परत को आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी के आवरण की तरह ढकी हुई है, कवर्ड करती है, समताप मंडल पाई जाती है। O3 गैस का फार्मूला है छात्रों, ठीक है, ये भी आपको पता, तेज गंध वाली, ठीक है, एक कलरलेस जो है एक नीली गैस है, जो कि आपकी पृथ्वी की रक्षा, हमारी रक्षा करती है, यूवी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब उसके अंदर रिक्तीकरण क्यों हो गया? क्योंकि ओजोन को तोड़ देने वाली, ओजोन को रिलीज कर देने वाली, फ्री कर देने वाली, मुक्त करने वाली कुछ ऐसी हानिकारक गैसें हैं जो जमा हो रही हैं, कहां पर? समताप मंडल के पास, जो ओजोन से क्रिया करके ओजोन को रिप्लेस कर रही हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें मुख्य रूप से CFC हैं। अब यहां पर आप जैसे ग्लोबल वार्मिंग में आप पढ़ा, तो ग्लोबल वार्मिंग में आपसे जैसे मिला कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ना, मीथेन उसके अंदर बड़ा जिम्मेदार है, अमोनिया का भी नाम आता है छात्रों, यहाँ पे अमोनिया भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जिसे अब आपने पढ़ा, CFC है, HFC है, PFC है, सभी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो CFC है। हेलोन, हेलोन का मतलब वही छात्रों, आवर्त सारणी के अंदर जो हैलोजन तत्व हैं, लवण वाले जो तत्व जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एस्टार्टिन है, इन सबको बोलते हैं आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं छात्रों, ज्यादातर समुद्र में प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको हैलोजन से हेलोन नाम बना है। हेलोन का मतलब CFC, फ्लोरो, क्लोरो, ये सब नाम आते रहेंगे। आगे कह रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो कि हम पढ़ चुके हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी आपको पता है, HCFC अभी हमने आपसे बताया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड समताप मंडल में ओजोन अणुओं को तोड़कर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं। ये क्या करते हैं? O3 को O2+O में तोड़ देते हैं। सवाल तो ये कि सबसे ज्यादा अगर आपसे छात्रों पूछा जाए कि वो कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान करती है, तो आपका आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन के जो अणु होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ क्रिया करते हैं ओजोन के साथ, जो कि O3 को O2+O में तोड़ देते हैं, O3 को O2+O में ब्रेक कर देते हैं और ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, बड़ी तेजी के साथ में। ओजोन लेयर डिप्लेटिंग गैसेस प्राइमरी CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, HCFC and the methyl bromide have significant environmental impacts by the breaking down ozone molecule in the stratosphere। समताप मंडल में सारा काम चल रहा है, जो कि आप जियोग्राफी के अंदर पढ़ चुके होंगे, इसका काम पढ़ चुके हैं। अब बात आती छात्रों, कई वैज्ञानिकों के द्वारा यह रहस्य उजागर हुआ, ये प्रिडिक्ट किया गया, लोगों को सैटेलाइट्स के द्वारा देखा गया, तो वैज्ञानिक चौंक गए इस चीज को देख करके ओजोन परत की जो परत है वो काफी दूर तक जो है समाप्त हो चुकी है, और ये भी बहुत पड़ रही थी जिसे, ठीक है छात्रों, कई सारे उसमें साइंटिस्ट थे, डॉब्सन नाम भी आपने सुना होगा। ओजोन अणुओं के नष्ट होने से ओजोन परत पतली हो जाती है, जिससे पृथ्वी के सतह पर पराबैंगनी किरणें, जिससे कि हमारी रक्षा होती है, उसका रेडिएशन बढ़ जाता है, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। इन पदार्थों से उपयोग का कम करने, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयास ओजोन परत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब छात्रों जब ये वैश्विक प्रयास के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, ये आपने सुना होगा। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर छात्रों जो है एक सम्मेलन बुलाया गया, किसको बचाने के लिए? ओजोन के लिए, सिर्फ ओजोन के लिए बात करी गई। 16 सितंबर को जिस दिन फीता कटा, सम्मेलन हुआ, उसी दिन से आपको पता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, काहे? जागरूकता के लिए छात्रों। 1987 में इसके लिए वैश्विक प्रयास किया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से, क्योंकि कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। तब से आज तक पूछा जाने वाला सवाल है कि 16 सितंबर को आखिर हम क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस, ठीक है छात्रों। यहां से शुरुआत किया गया, इस पे कई सारे देशों ने एग्रीमेंट किया, कई सारे देशों ने ये कहा कि भाई हम ऐसी गैसेस को चरणबद्ध तरीके से, जो एग्री समझौते के अंदर पक्षधारी हैं उन्होंने हस्ताक्षर किया, उन्होंने कहा कि भाई हम इस पे कटौती करेंगे, धीमे धीमे करके हमें पृथ्वी की रक्षा करानी है। तो काफी हद तक जो है देखा जाए तो परिणाम जो है मिले वो बहुत पॉजिटिव मिले हैं, और आने वाले दिनों में भी अच्छा रहेगा।
अंटार्कटिका के बाद आर्कटिक में भी ये होल हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से काफी सुनने में आया कि इसके अंदर गैप भर रहा है। ठीक है छात्रों, तो डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द थिनर ओजोन लेयर, ये तो आप समझ लेंगे और इंग्लिश वाला पढ़ भी लीजिएगा। आगे छात्रों इसके अंदर CFC जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सूत्र क्या, विभिन्न उदाहरण के लिए CCl2F2 है, वही छात्रों हमने आपसे बताया था डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, कार्बन 1 है, वही स्थिर रंगहीन गंधहीन ठीक ज्वलक निचले वायुमंडल में अत्यधिक स्थिर, लेकिन पराबैंगनी विकिरण के तहत यहाँ पे लिखा है समताप मंडल में टूट जाता है, जिससे क्लोरीन परमाणु मुक्त हो जाते हैं। जो ये CCl2F2 है ये छात्रों क्या है, समताप मंडल में जाकर टूट जाता है, क्लोरीन अणु निकलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन अणु है ये सबसे ज्यादा ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं किसे, ओजोन को। ओजोन को O3 और O2 में तोड़ देते हैं। ठीक है, O3 को O2 प्लस O में, जैसे ये लिखा है O3, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ होगा O2 प्लस O निकल जाएगा छात्रों। ठीक है, ये है इसका मेन मुद्दा कि यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CCl2F2 है, ये छात्रों जो है समताप मंडल में जाता है जहां पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें से क्लोरीन तोड़ के अलग होता है, वो क्लोरीन गैस जमा होती है ओजोन के साथ, फिर ओजोन को छात्र क्या है उनके अणुओं को तोड़ देती है, यानी ब्रेक कर देती है। आगे कह रहा है कि CCl2 इनका सारा उपयोग हम आपको बता चुके हैं पहले भी, ओजोन घटाने वाले पदार्थ ODS प्रत्येक क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन परमाणुओं को नष्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन परत को यहाँ पे नष्ट करने के लिए सक्षम है छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आपसे सीधा सवाल आ जाए कि इनमें से वो कौन सा गैस है जो कि सबसे तेजी से जो है ओजोन को नष्ट कर रही है, तो वो है क्लोरीन। आएगी कहां से छात्रों, हमने आपसे बताया CCl2F2 यानी CFC के अंदर से। इमिशन फ्रॉम ओल्डर रेफ्रिजरेटर एयर, ओल्डर क्यों लिखा होगा यहाँ पे, कारण है छात्रों की अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए लिखा गया है कि ओल्डर रेफ्रिजरेशन जिसके यहाँ है वो काम कर रहे हैं तो वहां ये रिलीज कर रहा है। अभी नए वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हो रहा है, HCFC हमने आपसे बताया था। अगला है छात्रों हेलोन्स, घबराना नहीं है, हेलोन्स क्या है, हेलोन्स का मतलब ही है छात्रों हेलोजन, हेलोजन का मतलब वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली कोई ना कोई गैस होगी। विभिन्न उदाहरण के लिए CBr, ठीक है छात्रों, ClF2, इसमें कार्बन भी है, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, ब्रोमो, ठीक है छात्रों, क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, हेलोन 1211 इसका नंबर है, स्थिर रंगहीन गैर ज्वलनशील है, इसमें आग नहीं पकड़ेगी छात्रों। इसमें ब्रोमीन होता है जो क्लोरीन की तुलना में ओजोन परत चरण में अधिक प्रभावी होता है। अब ये और ज्यादा नुकसानदेह हो गया, यानी क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन और तेजी के साथ क्रिया करके ओजोन परत को नुकसान करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 1301 है CBrF3 और हेलोन्स 1211 CF2 ClBr, ये दोनों क्या है अत्यंत घातक है, काफी ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट छात्रों उपयोग में अग्निशामक यंत्र जितने भी होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने की, उसमें पार्टिकुलर इन एविएशन एंड क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी कि एविएशन का मतलब होता है विमानन में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत प्रभावी ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, आग बुझाने के प्राणी उपकरणों से ये काफी ज्यादा मात्रा में आपको रिलीज होती है यानी निकलती है। अगला छात्रों CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का मतलब एक कार्बन है, 4 मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच है क्लोरीन के, नाम है इसका CCl4। मीठी गंध वाला रंगहीन तरल है छात्रों, ये कलरलेस है, मीठी गंध है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आप देख लीजिएगा, टेट्रा, ठीक है, क्लोरोहेन स्टॉफ लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका इंग्लिश वाला नाम नहीं है ये, ठीक है। मीठी गंध वाला रंगीन तरल स्थिर और जो है ज्वलनशील औद्योगिक रूप में उपयोग किया जाता है। समताप मंडल में छात्रों टूटकर क्लोरीन परमाणु छोड़ता है। फिर वही बात आ गई कि ये CCl4 है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाके जिस तरह से HCFC CFC टूट रहा, उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन भी आपका रिलीज होता है, जो कि ओजोन परत को क्या करता है छात्रों, ओजोन के अंदर O3 को तोड़ देता है O2 प्लस O के अंदर। अगला उपयोग है विलायक, रेफ्रिजरेंट और प्रतिरोधक का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग में सफाई एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, उपकरणों को साफ सफाई में, टायर ट्यूब के प्रोडक्शंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं CCl4 का, ये भी उपयोगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जन और विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको हमने आज बताया क्योंकि देखिए छात्रों ये क्रैश कोर्स भी है और आप सबको पता है छात्रों, आपने काफी पढ़ रखा है, लेकिन हम आपको बता दें कि थोड़ा सा डिटेल में है ये क्लास। अगर आपने क्लास पूरी कर रखी है तो आपको जाहिर सी बात है कुछ अच्छी गैसेस का और काफी कंफ्यूजन भी आज यहाँ पे समाप्त हो जाने हैं, ठीक है। तो यूजेस बहुत कम पूछा जाता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट से फ्रियॉन का इस्तेमाल पूछ लेगा, R502 क्या है, R32 क्या है,
इनका HCFC क्या है, अब सब्स्टिट्यूट क्या है, ये सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आपका बदल चुका है। अगला है मिथाइल क्लोरोफॉर्म छात्रों, CH3Cl3। ये आप देख सकते हैं मीठी गंध वाला वाष्पशील, यानी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बड़ी तेजी के साथ जैसे स्प्रिट नहीं होता उड़ जाता है। रंगहीन तरल है छात्रों, वायुमंडल में विघटित होकर क्लोरीन छोड़ता है। ये वो हैं जो बड़ी तेजी के साथ क्लोरीन को रिलीज करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं छात्रों, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, नाम है मेथिल क्लोरोफॉर्म CH3CCl3 है। ये CHCl3 नहीं है छात्रों, मेथिल CHCl3 जो होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म वो नहीं है, ये CH3CCl3 है ये छात्रों। औद्योगिक डिग्रीजिंग, चिपकाने वाले पदार्थ, कोटिंग्स और एरोसॉल में इसको विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रभाव ओजोन क्षयकारी पदार्थ है जो कि ओजोन को सबसे तेजी के साथ डिप्लेट करने में मदद करता है छात्रों, ठीक है। ये भी बहुत कम पूछा गया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। अगला छात्रों है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज ही पढ़ा हमने, विभिन्न उदाहरण में आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरो, ठीक है। यहाँ पे मीथेन है, CFC की तुलना में कम स्थिर है, ये हमने आपसे बताया था। इसमें हाइड्रोजन होता है जो कि कम हानिकारक है, लेकिन फिर भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है लेकिन कम है। हमने आपसे बताया था कि ये हमारे पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है, लेकिन उतना घातक नहीं है जितना कि CFC है। तो ये था आपका HCFC। कंफ्यूजन खत्म कर लीजिएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस और आपको बता दें ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसेस लगभग कॉमन है, कुछ गैसेस को छोड़कर, इसलिए कंफ्यूजन काफी ज्यादा आता है। उपयोग प्रशीतन के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, जैसा भी हमने आपसे पढ़ा, मध्यम ओजोन घटाने वाले पदार्थ, CFC से कम हानिकारक लेकिन फिर भी ओजोन में योगदान देता है। प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फॉर्म उत्पादन में भी उत्सर्जन से ये वहां पे मिलेगा। अगला छात्रों मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल CH3Br, ब्रोमीन के बारे में आप सुन ही चुके हैं। क्लोरीन को जो है छात्रों क्या करता है, ब्रोमीन क्लोरीन से भी ज्यादा तेजी के साथ ओजोन परत को नुकसान देता है। कमरे के तापमान पर रंगहीन गंधहीन गैस वायुमंडल में टूटने पर ब्रोमीन छूटता है और ब्रोमीन रिएक्ट करता है जाके समताप मंडल में मौजूदा ओजोन से और ओजोन को तोड़ देता है छात्रों, ठीक है। नेक्स्ट अगला है उपयोग कृषि, अनाज भंडारण और संग्रहरोध उपचार में कीट नियंत्रण के लिए अवधूमक के रूप में, यानी कि फिमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेयर के रूप में जो स्प्रे करते हैं, फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर। अब देखिए छात्रों, यूज और अब्यूज आप देख सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक तरह आपने सुना है कि विज्ञान एक अभिवरदान है या अभिशाप है, इस तरह के तमाम निबंधें आपने अपने लाइफ में लिखी भी होंगी। तो यहाँ पे देखिए कि इससे कितना काम भी हो रहा है, लेकिन छात्रों इसका देखा जाए तो दुरुपयोग भी है, जो कि हमारी काफी मजबूत, काफी अच्छी चीज जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर छात्रों बराबर डिस्ट्रैक्ट हो रही है, टूट रही है, इससे डिप्लेट भी हो रही है। तो एक तरफ फायदा भी है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। तो हमें संतुलित बना के रखना है, संतुलन में रहना है और अल्टरनेटिव हमें ढूंढ कर रखना है छात्रों। अल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी। सब्स्टिट्यूट जिस तरह से CFC का HCFC आया है मार्केट में, R502 आ गया छात्रों, R32 आ चुके हैं, इस तरह की पेंटेन, ब्यूटेन जो गैसेज आ चुकी हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल भी किया जाए चरणबद्ध तरीके से। और जो भी ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया है उसको भी फॉलो सभी देश करें, तभी पृथ्वी को बचा सकते हैं छात्रों। ये एक अकेले के करने से नहीं होगा, अगर देखा जाए इसमें सभी लोगों को भागीदारी करना, क्योंकि पृथ्वी पर सभी सवार हैं, एक नाव की तरह, एक जहाज की तरह छात्रों, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, वो अंग्रेज हों, चाहे वो भारतीय हों, जो चाइनीज हों, अगर वो नाव पे सवार है छात्रों, अगर नाव को नहीं बचाते हैं डूबने के लिए तो छात्रों सभी डूब जाएंगे उसमें। पृथ्वी भी हमारी उसी प्रकार है, अगर इसमें मिलजुल कर नहीं सब लोग फॉलो करेंगे तो इसको बचाया जाना मुश्किल हो पाएगा। अगला छात्रों है LPG, आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, घर घर में मिल जाएगा। ईंधन का सबसे बड़ा रसोई गैस अगर हम बात करें तो यही है, ठीक है। कम डोमेस्टिक गैस यही है छात्रों, काफी खतरनाक भी है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग LPG भी बोलते हैं, इसको तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, इसका संघटक क्या है, और उसमें जो बदबू आती है वो किस पदार्थ के मिलाने से आती है, एक सवाल ये बहुत आता है। इसका जो प्रथम घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन है छात्रों। अगर दोनों में भी कंफ्यूजन हो, यही आपसे पूछ ले कि भाई प्रोपेन ज्यादा है कि ब्यूटेन, तो पहली प्रायोरिटी आप लगाएंगे ब्यूटेन को, दूसरे पे आप रखिएगा प्रोपेन को। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं छात्रों, उसमें CO2 भी रहता है, पानी भी रहता है, थोड़ा सा हाइड्रोजन, सारी चीजें भी इसके अंदर मौजूद रहती हैं। तो इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट अगर देखा जाए जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG है वो C3H8 और C4H10 है, ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG is a typically mixture of these two gases, exact composition can vary, अब बदलता रहता है, हमने आपसे बताया कि LPG बदलता रहता है।
छात्रों एक चीज के साथ में कि कम ताप दाब पर जल्दी से द्रवित हो जाती है। अगर आप देखें तो ये जनरली क्या है, गैस है। लेकिन छात्रों अगर इसको जब कंटेनर में रखा जाता है, लाइटर देखा होगा आपने, सिगरेट का आता है 5-10 रुपए का, या आपने जो एलपीजी सिलेंडर को हिला के देखा होगा तो पानी की हिलने जैसी आवाज आती है। लेकिन छात्रों जब ये बाहर आती है तो ये गैस बन जाती है, क्योंकि ये बहुत आसानी से कम ताप दाब पे द्रवित हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, कम जगह घेरती है, इसलिए हम आपको बता दें। दूसरी चीज छात्रों, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस है, या तो इसका कोई गंध है और ना ही इसका कोई रंग है। छात्रों हवा से भारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह हवा से भारी अत्यंत ज्वलनशील है। ज्वलनशील ना होती तो इसको हम लोग क्यों किचन में इस्तेमाल करते, कुकिंग में इस्तेमाल करते। कमरे के तापमान पर रंगहीन गैस दबाव में तरल के रूप में संग्रहित है। अपनी प्राकृतिक अवस्था में यह गंधहीन भी है। रिसाव का पता लगाने के लिए फॉर लीकेज पर्पस में इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। छात्रों इथाइल मरकैप्टन की बदबू आती है, इसकी कोई बदबू या स्मेल नहीं होती है। जो अगर इसको ना मिलाया जाता छात्रों इथाइल मरकैप्टन को, तो लीकेज का पता ही नहीं चलता और पता नहीं कितने परिवार समाप्त हो जाते। भाई किचन में गए, गैस रिस रही, किसी को घर में पता ही नहीं। अब तलब सवार हुई, सिगरेट है, लाइटर है, तुरंत जलता है, फटाफट घरों में जलता है, जला के पूरा परिवार निकल के बाहर गिरा है कि नहीं, हादसे हो रहे हैं, आज इनका परिवार कल उनका परिवार। छात्रों कुछ हो ही नहीं पाता। लेकिन कुदरत ने वैज्ञानिकों को अकल दिया कि नहीं भाई, ये काम की चीज तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा एजेंट मिलाया जाए जो तीक्ष्ण हो, काफी ज्यादा गंध करता हो, जिससे कि हम लीकेज का पता लगा लें। आज के बाद जब भी आपके नाक में जो एलपीजी की महक आएगी तो आप समझ जाइएगा कि ओरिजिनल गैस का लिक्विड जो है स्मेल तो नहीं है, ये किसकी है, C2H5SH है। ये इसमें सल्फर और हाइड्रोजन भी है। सल्फर अगर एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई इथाइल मरकैप्टन जो मिलाया जाता है गंध के लिए, रिसाव का पता लगाने के लिए, इसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर, फ्लोरीन मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, इससे तेज गंध आती है। छात्रों हवा से भारी है, रंगहीन, गंधहीन है, कलरलेस, ऑर्डरलेस है, ये गैस है, लेकिन देखा जाए तो दबाव में आने पर जल्दी से ये द्रवित हो जाती है। छात्रों ठीक है, इसका मुख्य कंस्टिट्यूएंट जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन है। ये बदलता रहता है, प्रकृति के अंदर इसका जो नेचर है वो चेंज होता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलपीजी। यूज छात्रों बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको जान पता ही है। ठीक है, औद्योगिक हीटिंग, कटिंग, वेल्डिंग और अन्य प्रक्रियाओं के लिए ऑटोमेटिक। अब छात्रों इसका इस्तेमाल लोग अपनी व्हीकल में करते हैं, बसों के अंदर आपने देखा है, कार में देखा है कि लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलपीजी से चलने वाले वाहनों के लिए भी एक अल्टरनेटिव अगर हम बात करें छात्रों, तो ये ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं इस वक्त। आगे छात्रों कृषि, अनाज सुखाना, ग्रीन हाउस गर्म करना और सिंचाई पंपों के लिए ईंधन देना, वाणिज्यिक जो है फोर्क लिफ्ट और अन्य उपकरणों के लिए हीटिंग, खाना बनाने और ईंधन में तमाम तरह के इस्तेमाल है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। गैस वेल्डिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं छात्रों इसको आप। ठीक है, आप खाना बना सकते हैं, व्हीकल को चला सकते हैं छात्रों, तमाम तरह के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छात्रों ये जो थी हमारी कुछ ऐसी गैसेस वगैरह थी जिनको आज हमने पढ़ा है, जो काफी ज्यादा जो है यूजफुल भी हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक, ओजोन परत गैस, एलपीजी गैस, ठीक, इसमें मीथेन को बताया, ब्यूटेन को बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी चीजों को आपने अच्छे से कर लिया है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्रॉपर वे में लगभग आप सभी क्लासेस को अटेंड करिएगा। नेक्स्ट हम नए सेशन के साथ बिल्कुल मिलेंगे। क्लासेस बस आपसे यही रहेगा, प्रॉपर करिएगा, परेशान कम होइए, और जो प्रैक्टिस होगी वो हम बहुत जल्द आपको पीवाईक्यू बेसिस पर हम आपको डिफरेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के आपको क्वेश्चन भी बहुत जल्द करवाएंगे। उम्मीद है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को क्लास करने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।